हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो हमारा इंडियन इकॉनमी का जो सीरीज चल रहा है उसमें जो हम लोग बैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। ये बैंकिंग का सेकंड लेक्चर है। मैं आपको एक्चुअली जो बैंक्स हैं जितने इंडिया में अलग अलग जो बैंक्स हैं जैसे आरआरबीज़ है, नबार्ड है, पेमेंट बैंक है, ये छोटे छोटे बैंक्स हैं जिस पे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। मनी एंड बैंकिंग से 3 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि 3 क्वेश्चन तक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में आरआरबी तक पढ़े थे कि रीजनल रूरल बैंक क्या होता है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कहाँ से, नबार्ड से। NABARD, नबार्ड। ये क्या है? नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रूरल। और मैंने जो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो किसके बारे में, आरआरबी। ये क्या है? रीजनल रूरल। तो मतलब गांव में कितने बैंक्स बनाओगे? ठीक है, कुछ तो है ना कि गांव में ये भी है, ये भी है। जब ये था तो इसका क्या ज़रूरत है, या ये अगर आप खोल रहे हो तो इसका क्या ज़रूरत है ना। तो ये एक क्वेश्चन आता है हम लोग के दिमाग में। तो उसमें सबसे आपको मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जो आपको क्लैरिटी इस पॉइंट पे रखना है और जो कि दोनों का डिफरेंस भी है, ठीक है, वो आपको एक बार जो मैं बताऊंगा इसको आपको एकदम याद रखना है। रीजनल रूरल बैंक जो है ना, ये जनरल पब्लिक को फाइनेंस करती है। मतलब फाइनेंस मतलब कोई भी सर्विसेज, जनरल पब्लिक को फाइनेंस नहीं कहो, या को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किसको? जनरल पब्लिक को। कौन? रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। कैसे पब्लिक को? गांव में या छोटे शहर में, ठीक है, जहाँ पे भी ये बैंक से पर्पस यही था, गांव के लिए। नबार्ड ये क्या है? अगर रूरल एरिया में कोई बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसको लोन देती है, उसको फाइनेंस करती है। कौन? ये नबार्ड। आया समझ में? मतलब ये ऐसा समझो कि आम आदमी जो है, आम एक किसान जो है वो आरआरबी के पास जाएगा और एक आम किसान नबार्ड के पास नहीं जाएगा। नबार्ड के पास उस गांव में हो रहे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो उसको फाइनेंसिंग कौन करता है? नबार्ड। ठीक है, ये आरआरबी और नबार्ड में डिफरेंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नबार्ड ये समझ में आ गया, तो हम लोग अब ये देखेंगे कि इसका एम क्या है, कि नबार्ड जो स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, उसका एम क्या है। ये तो पहले एकदम समझ में आ गया कि नबार्ड क्यों है। कोई भी रूरल एरिया में अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, उसमें फाइनेंस की ज़रूरत है या रीफाइनेंस की ज़रूरत है, तो उसको पैसा कौन देता है? नबार्ड। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और अगर आप बोलो और क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो गांव में होता है। तो ये सब जो है हमारा कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, ठीक है, एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये सारा है। और क्या इसमें आ सकता है? हैंडीक्राफ्ट एंड अदर एलाइड सर्विसेज। तो इसको एम क्या है? इन सारे सेक्टर को पैसा प्रोवाइड करना, फाइनेंस करना, लोन प्रोवाइड करना। ये किसका एम है? नबार्ड का। ठीक है, क्यों ये करते हैं? ताकि हमारा जो रूरल डेवलपमेंट हो सके, हमारा क्या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, और क्या है, एक चीज़ तो ये डेवलपमेंट, और दूसरा क्या है? डेवलपमेंट क्यों? ताकि हमारा प्रोस्पेरिटी, उससे क्या है, रूरल एरिया में प्रोस्पेरिटी आ सके। तो नबार्ड का ये एम है, इसलिए नबार्ड ये काम करती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि एक बार पूछ दिया था कि रीफाइनेंसिंग, नबार्ड का एक काम क्या है? रीफाइनेंसिंग का। यही ऑप्शन था शायद, ऐसे कुछ करके कि फाइनेंसिंग
कि ऑप्शन दिया होता है नाबार्ड के बारे में 3-4 पॉइंट लिखे हुए थे और उसमें एक और ये पॉइंट था कि नाबार्ड जो है रीफाइनेंस करती है। तो यस, नाबार्ड जो है रीफाइनेंस करती है जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर उसमें फाइनेंस की कमी है तो, या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो किसी प्रोजेक्ट को अगर फाइनेंस की हुई है वहाँ पर पैसा अगर उस इंस्टीट्यूशन के पास ख़त्म हो जाएगा तो उसको रीफाइनेंस भी कौन करती है? नाबार्ड। ठीक है, तो ये क्या है? एम, ऑब्जेक्टिव एंड वाई नाबार्ड वॉज स्टेब्लिश्ड, कि क्यों इसको स्टेब्लिश किया गया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए ये जानना कि ये कब स्टेब्लिश हुआ। तो अगर आप डेट देखो तो 12 जुलाई 1982 को, दिस इज द एस्टेब्लिशमेंट डेट एंड ईयर ऑफ नाबार्ड। ठीक है, अगर आपसे ये पूछेगा जब स्टेब्लिश किया गया तो उसमें पेड अप कैपिटल कितना था, तो ये कितना था? 100 करोड़। इसमें जो 50 करोड़ है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा लगाया था और 50 करोड़ आरबीआई ने पैसा लगाया था। बट एट प्रेजेंट, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि 90% स्टेक जो है और शेयर्स कहो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, मतलब धीरे धीरे आरबीआई ने अपना पैसा वहाँ से अपना शेयर्स को बेच के अपने पैसे को वापस निकालता चला गया आरबीआई, और गवर्नमेंट उसमें पैसा अपना डालती गई, और 10% जो है ये स्टेक और शेयर किसके पास है? आरबीआई के पास। अभी किसमें? नाबार्ड में। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद अगर आपसे ये पूछेगा कि नाबार्ड जो है ये पैसा देती है, मैंने क्या कहा, रीफाइनेंस करती है या फाइनेंस करती है, तो फाइनेंस ये तभी करेगा जब इसके पैकेट में पैसा होगा। तो इसके पैकेट में पैसा कहाँ से आता है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाबार्ड के पास भी तो कहीं से पैसा आता होगा ना, तभी तो ये आगे किसी दूसरे को देगा। तो इसके पास जो पैसा आता है इसको फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेक लिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वर्ल्ड बैंक भी इसको फंड देती है। कौन? वर्ल्ड बैंक, याद रखना, और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये तीनों जो है फंड देती है किसको? नाबार्ड को। और यही फंड नाबार्ड क्या करता है? रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम में लगाता है। ठीक, इसको लिख लिया ना आपने। ये क्या है? नाबार्ड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और है लास्ट, आप देख लो उसके बाद सीवारा बनना। इसमें एक चीज़ और है लास्ट कि कमेटी जो है जिसने रेकमेंड किया था इसको, ये बी शिवारमन ने, बी शिवारमन ही था, एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना। तो ये जिस कमेटी ने रेकमेंड किया था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट और सेटअप ऑफ नाबार्ड, वो क्या था? बी शिवारमन, रमन, हाँ, बी शिवारमन। ठीक है, ये कमेटी थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नाबार्ड। इतना आप याद रखोगे, आपका कोई क्वेश्चन नाबार्ड से नहीं छूटेगा। ठीक है, नाबार्ड के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक सबसे पहला चीज़ ये जो वर्क करता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। कोऑपरेटिव बैंक्स किस पे काम करते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस के एजेंडा पे। कोऑपरेटिव का मतलब होता ही है कि एक दूसरे का, एक कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे का हेल्प करना, ऐसे समझो। तो ये बेसिकली क्या है ना, एक छोटे से एरिया में ये अगर आप बंगाल में जाओगे ना, वेस्ट बंगाल, उधर बहुत ज़्यादा है ये कोऑपरेटिव बैंक। वहाँ क्या है, जैसे 4 लोग 5 लोग 10 लोग मिलके एक कोऑपरेटिव का गठन करते हैं कि एक कोऑपरेटिव हो गया और इसको रजिस्टर कराते हैं अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत, इसको रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। और यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, फंड इसमें पैसा डालते हैं। ठीक है, और फिर इस फंड को क्या किया जाता है, किसी ना किसी, इसी में से किसी एक आदमी के या आसपास के एरिया में किसी आदमी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो उसको फंड प्रोवाइड करते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। तो म्यूचुअल हेल्प के लिए, कोऑपरेशन के लिए ये किया जाता है। यही कंसेप्ट है कोऑपरेटिव। ये बेसिकली जो बना था, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि बैंक्स तो आरआरबी थे, नाबार्ड था, लेकिन
आपस में कुछ लोग थे जो कि किसी की हेल्प अगर करना चाहते थे तो वो डायरेक्टली किसी को ऐसे पैसा ना देके एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कुछ लोग का बनाया और वो उसको नाम दिया गया कोऑपरेटिव बैंक। वो एक बैंक की तरह काम करता है जो कि पैसा प्रोवाइड करता है। पहले यही कंसेप्ट था, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती गई, समय बीतते गया और उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल ऐड होने लगे। आरबीआई ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए या नॉर्म्स लगाए। तो दिस वाज द कंसेप्ट बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये समझ गए। कोऑपरेशन सेल्फ हेल्प के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया। किस प्रिंसिपल पर काम करता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अब एक चीज़ क्या है कि जो आरआरबीज, ये कमर्शियल बैंक जो है, जो हम लोगों ने सबसे पहले दिन देखा था कमर्शियल बैंक, ये क्या है? ये आरबीआई, मैंने बताया था शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो आरबीआई एक्ट 1934 से आया था, शेड्यूल कमर्शियल बैंक उसी को कहते थे, है ना। तो ये कमर्शियल बैंक है। मतलब कहने का, इसको अगर छोड़ दो तो ये कहने का मतलब है कि कमर्शियल बैंक जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा कोई एक्ट लाया गया, मतलब पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ कमर्शियल बैंक का। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का ये स्टेट लेजिस्लेचर के किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया। क्या? कोऑपरेटिव बैंक। ये दोनों में क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आए? स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा और ये पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, अब कोऑपरेटिव बैंक जो है हमारे यहाँ वो 3 टियर में काम करता है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक का 3 टियर होता है। क्या क्या? आप सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि स्टेट के लेजिस्लेचर में एक स्टेट के अंदर बन रहा है तो एपेक्स लेवल पे क्या होगा? पहला, एट एपेक्स लेवल कहाँ होगा? स्टेट पे। एपेक्स का मतलब इसके लिए सबसे मेन, सबसे हेड ऑफिस जैसे कहो, एपेक्स लेवल क्या हो गया? वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो स्टेट लेवल में काम करते हैं। दूसरा क्या होगा? स्टेट से नीचे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट, है ना। स्टेट से नीचे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। इसका नाम देते हैं सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। और तीसरा क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे कौन होगा? विलेज। क्या होगा तीसरा? विलेज। तो विलेज को क्या बोलेंगे? विलेज कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, क्या बोलेंगे? विलेज कोऑपरेटिव बैंक। और इसको प्राइमरी फाइनेंसिंग एजेंसी भी बोलते हैं। क्रेडिट, प्राइमरी क्रेडिट एजेंसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी क्रेडिट एजेंसी। ये क्या है? 3 टियर है जिसपे कोऑपरेटिव बैंक काम करता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें और तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आए। अगर आपको ज़्यादा ही स्लो लग रहा है तो आप 1.5 के स्पीड पे देखोगे तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, या तो फर्स्ट टाइम आप क्या करो, वीडियो को देख लो नॉर्मल स्पीड में, उसके बाद 1.5 के स्पीड में आप देखोगे या 1.75 में, तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। रिवीजन के लिए आपको ईजी रहेगा। तो ये क्या था? हमारा कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, कि कमर्शियल बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है। सबसे पहला तो मैंने आपको चूँकि मतलब पीछे भी लिखवाया है क्या, कि ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनता है। कौन? कमर्शियल बैंक। और ये क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से इस्टेब्लिश्ड होता है। कौन? कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सबसे पहला क्या है? इसका मेजर डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद ये जो है कैन बी इस्टेब्लिश्ड इन एनी एरिया, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। ये क्या है? किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह ये इस्टेब्लिश किया जाता है। क्या इस्टेब्लिश्ड? क्या इस्टेब्लिश मतलब इसके ब्रांचेस, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना। इसके जो ब्रांचेस है कमर्शियल बैंक के, वो कहीं पर भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो है इस्टेब्लिश होता है इन लिमिटेड एरियाज। कहाँ? लिमिटेड
एरियाज में। तीसरा चीज़ क्या है, ब्रांचेस इसका जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी हो सकता है, इसका ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज़ में भी खुल सकता है, लेकिन इसका ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज में नहीं खुलेगा। किसका? कोऑपरेटिव बैंक का। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक हम लोग पढ़े थे ना कि ये क्या है, सॉरी, ये कैन वर्क फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए भी काम हो सकता है, करता ही है, लेकिन ये वर्क ऑन, ये भी बता दिया मैंने, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद ये लास्ट, इस पे जो है आरबीआई का फुल कंट्रोल है, क्यों, इसका रेगुलेटर है 4534, यहाँ पे आरबीआई का नॉट फुल कंट्रोल, यहाँ पर आरबीआई का पूरा कंट्रोल नहीं है, किसमें, कोऑपरेटिव बैंक में, या इसको कहो नॉट फुल कंट्रोल और इसको क्या कहो, पार्शियल। आरबीआई का क्या है, पार्शियल कंट्रोल है, ठीक है। तो ये किसके बारे में, हमारा कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक के बीच का डिफरेंस, दिस यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये आरबीआई कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल रखती है, आरबीआई का रेगुलेटर है। स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी आरबीआई का कंट्रोल होता है, मतलब इसका रेगुलेटर है, ऐसे कहो स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक। जब कमर्शियल बैंक था ही तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर ये टारगेट करता है। इसका एम जो है, जैसे नाबार्ड का आरआरबी में था, सेम यहाँ पर वही है कि इसका भी कुछ एक स्पेसिफिक एरिया है, उसी को ये टारगेट करता है। जैसे स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, ये सबसे पहला है स्मॉल बिजनेस यूनिट, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उसको ये फाइनेंस करता है। दूसरा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो स्मॉल और मार्जिनल छोटे, बहुत छोटे फार्मर्स हैं, उनको भी क्या करता है, ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और तीसरा माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये क्या करता है, कैटर करता है इनको, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए और माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को पैसा देने के लिए, फाइनेंस करने के लिए किसका सेटअप किया गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है। ये इसका एम था, या इसको ये फाइनेंस करते। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि कमर्शियल बैंक्स तो थे ही जो आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर काम कर रहा था, तो फिर इसका ज़रूरत क्या क्या, ठीक है, ये समझ गए कि ऐसे सेक्टर को स्पेसिफिकली ये देख रहा था। ऐसे सेक्टर को तो कमर्शियल बैंक्स भी लोन करती है, तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड और व्हाट इज़ द पर्पस कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को, तो वो इसलिए किया गया कि अगर कोई अंडर सर्व्ड है एंड अनसर्व्ड, समझ में, अंडर सर्व्ड का मतलब कि मान लो किसी को 50 करोड़ रुपए का लोन है का ज़रूरत है कोई कंपनी बैठाने के लिए, तो उसको 20 करोड़ मिला, तो 30 करोड़ तो उसको कम हो गया, तो दैट इज़ अंडर सर्व्ड। सर्विस उसको मिला बट वॉज नॉट एट द फुल पोटेंशियल या नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट, तो दैट इज़ अंडर सर्व्ड। और अनसर्व्ड का मतलब जिसे आज तक कोई
बैंक खाता ही नहीं है, ऐसे समझ, जिसका कोई बैंक खाता नहीं है वो क्या है, अनसर्व्ड है। तो उनके सर्विस के लिए, उनको क्या करने के लिए, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, फाइनेंस का सुविधा कराने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है। अब अगर आपसे पूछेगा कि इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या है, इसका मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल की बात करें तो वो कितना है, 100 करोड़। दिस यू नीड टू रिमेंबर कि कितना है इसका, 100 करोड़। ओके। उसके बाद कि मैंने ये बताया आरबीआई जैसे कमर्शियल बैंक में जो नॉर्म्स है कमर्शियल बैंक के, जैसे एसएलआर, सीआरआर, ये सब है ना, तो आरबीआई क्या है, ये सब चीज़ इसको मेंटेन करने के लिए बोलती है। सिमिलरली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी एसएलआर, सीआरआर, मतलब आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, चूँकि आरबीआई इसको रेगुलेट करती है, ठीक है, इसलिए आरबीआई इसको अलाउ करती है, एफडीआई अलाउ है, इसमें एफडीआई आ सकता है, किसमें, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, ये आगे समझ में। अब उसके बाद कुछ सर्विसेज है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सर्विसेज या इधर पढ़ें, इतना क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसके सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं, तो थोड़ा और इसके बारे में मतलब हम लोग थोड़ा डेप्थ में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर्विसेज बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। देखो फिर यहाँ पर अब फिर से आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, आरआरबी, नाबार्ड। ठीक है, आज समझ में कि क्यों, क्या डिफरेंस था। उसके बाद अभी हम लोग पढ़े थे क्या सॉरी स्मॉल फाइनेंस बैंक, उससे पहले क्या पढ़े, कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक कमर्शियल बैंक में डिफरेंस देखे। अब यहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी आरबीआई रेगुलेट कर रही है, कमर्शियल बैंक को भी कर रही है। जब कमर्शियल बैंक के जैसा इसको रेगुलेट करना मतलब नॉर्म्स फॉलो करना पड़ता है, तो क्या जरूरी है इसका, तो यहाँ पर आ गया कि क्या जरूरी है, यही सर्विसेज की, इसका सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगी, क्या प्रोवाइड करती है। तो जो फर्स्ट सर्विस है इसका मैं जो आपको बताऊंगा वही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है स्मॉल फाइनेंस बैंक में और नॉर्मल कमर्शियल बैंक में। क्या है कि इसको जो 75% जो क्रेडिट है ना, मतलब लोन जो है ना, वो देना पड़ता है किसको, प्रायोरिटी सेक्टर, है ना, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं ना। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इसको 75% क्रेडिट देना पड़ता है, जो प्रायोरिटी सेक्टर मतलब वही हमारा एग्रीकल्चर वगैरह हो गया। ठीक है, तो अगर 100 रुपया है तो इसको 75 रुपया उधर ही अपना डाइवर्ट करना होगा। तो ये समझ में आ गया। लेकिन कमर्शियल बैंक में ऐसा कुछ है क्या, नहीं, वहाँ है कि प्रायोरिटी सेक्टर में वहाँ 20% है, यहाँ कितना हो गया 75%, मतलब आपको मोटा मोटा अमाउंट उधर ही लगाना है। क्यों ऐसा किया गया, गवर्नमेंट भी जो सोचती है, दो चीज़ है, ये क्या किया इन स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीज बैंक्स, इफ वी हैव कमर्शियल बैंक, if we have RRBs, if we have NABARD in the rural areas, तो what are the reason why government। तो क्या है ना कि मान लो कोई ये 4 सेक्टर मतलब ये है बैंक्स है, अगर कभी कोई एक बैंक का स्थिति खराब होगा तो दूसरा है, दूसरा का स्थिति खराब होगा तो तीसरा है, मतलब ऐसे इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस बैंक्स रहेंगे तभी वो क्या होगा, इकोनॉमी को पूरा लिक्विडिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, पैसा देंगे। क्योंकि सब में अलग अलग पैसा है तो वो जाएगा। अगर एक ही बैंक रहता तो एक ही बैंक कैटर नहीं कर सकती सारे एरिया को, और आपको भी एरिया स्पेसिफिक होना होगा डेवलपमेंट के लिए। जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस राइज। अगर किसी सेक्टर में प्राइस राइज है, जैसे मान लो अभी रियल सेक्टर में क्या था, प्राइस राइज था, तो मोदी ने आया तो रियल सेक्टर में क्या है, उसके इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ये बैंक से कहा कि आप उधर जो है फंड इन्फ्यूज़ करना कम करो, आप उसके एवज में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स है उनको पैसा दो, है ना। तो वही है कि ये किसी खास पर्टिकुलर एरिया के लिए, खास पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अगर हम लोग सोचें तो वो सोच के ये बैंक का इस्टेब्लिशमेंट। और प्राइवेट प्लेयर्स है, मान लो उसको बैंक ये गवर्नमेंट बोले कि ठीक है वी आर रेडी टू गिव यू द लाइसेंस
बट आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो दोनों काम हो गया। सरकार के पास उतना पैसा नहीं है कि सारा चीज़ सबको वही पैसा दे दे, मतलब लेंड कर दे, तो कहीं ना कहीं से उसको पैसा चाहिए। तो जनरल जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पैकेट से पैसा निकाल के नीडी को देना है और उसके एवज में उससे इंटरेस्ट लेती है। तो यही इसीलिए अलग अलग बैंक्स को क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। तो उसी का ये एक एग्जांपल है कि 75% जो इसको क्या करना है, लोन देना है प्रायोरिटी सेक्टर में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो कि 50% जो लोन्स है इसका वो 25 लाख एंड बिलो होना चाहिए। मतलब जैसे ये 100 लोन किया है, ठीक है, उसमें से 50 जो है वो 25 लाख से कम या 25 लाख तक होना चाहिए। बाकी 50% क्या है, उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन 50% आप इसका क्या मतलब क्या है समझो कि 25 लाख तक कहने का मतलब छोटा लोन। छोटा लोन कौन लेता है, जो छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, गरीब किसान है, जिसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो नहीं करना चाहता है। मतलब अगर कोई 50,000 का लोन ले रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका इन्वेस्टमेंट कोई इंडस्ट्री में तो नहीं होने जा रहा है। वो क्या है, मान लो खेत में बीज के लिए, खेत में पटवन के लिए, खेत में फर्टिलाइजर्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो क्या कर रहा है, लोन ले रहा है। इसलिए 25 लाख का मतलब क्या है कि छोटा आप लोन दो। मतलब 50% जो आपका लोन होना चाहिए वो छोटा करने का मतलब आप ऐसे एरिया में दोगे जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है। तो ये भी इसका क्या है, एक उसी को ऐड ऑन कर दिया चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मैंने बताया लोन दे सकता है, तो कैन टेक डिपॉजिट, ये डिपॉजिट ले सकता है, एंड कैन गिव लोन्स, लोन भी ये क्या है, बांट सकता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्या है, कैन सेल फॉरेक्स टू कस्टमर, कस्टमर को फॉरेक्स भी ये सेल कर सकता है। फॉरेक्स इज फॉरेन रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो हमारा जैसे डॉलर और रुपये ये है, तो ये फॉरेन हमारे लिए क्या है, डॉलर एक फॉरेक्स है, यूरो जो भी है, ठीक है, दिनार, ये सब क्या है, फॉरेक्स में आता है। तो वो सेल और परचेस करता है कौन, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक। और लास्ट एक चीज़ इसमें कि कैन सेल म्यूचुअल फंड, क्या है, म्यूचुअल फंड को सेल कर सकता है। अगर म्यूचुअल फंड को सेल करेगा तो इंश्योरेंस स्कीम को भी, इंश्योरेंस जो होता है डिफरेंट, उस इंश्योरेंस को भी क्या करेगा, ये सेल करेगा। और पेंशन प्रोडक्ट्स भी, पेंशन प्रोडक्ट्स को भी ये क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। ये क्या है, किसके बारे में, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, ठीक है। होप आपको क्लियर होगा। आज हम लोग यहीं पर रोकेंगे, कल आगे बढ़ेंगे, पेमेंट बैंक से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ शेयर कर देना फ्रेंड्स के बीच। अभी 68 BPSC को फोकस करके और 11 JPSC को फोकस करके हम लोग क्लास कर रहे हैं, और UPSC को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। हमारा टारगेट होगा कि नेक्स्ट जो BPSC उसके 1 महीना पहले हम लोग सारा सिलेबस अपना ख़त्म कर लें, और साथ साथ क्या है कि हम लोग करंट अफेयर्स और साइंस को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से 60 क्वेश्चंस आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप यहाँ से 55 मार्क्स क्या करो, ईजिली स्कोर करो, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, गुड नाइट।